हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। एज यू नो आई एम कोमल दीक्षित और आज हम अपनी केवीएस प्रिपरेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज़ में करने वाले हैं जो एनआईओएस का कोर्स है हमारा 506 उसका चैप्टर 1। जैसे कि जब सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए कोर्स क्या क्या ज़रूरी है। तो उसमें से ये जो 506 है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसको हमको पूरा करना है, राइट। 506 और जो 507 कोर्स है उसको हमको कंप्लीट पढ़ना है। 501 का हमको फर्स्ट ब्लॉक करना है और 502 हमको पूरी बुक करनी है और उसके बाद 3, 4, 5 हमको नहीं करनी। 506 और 7 हमको पूरी बुक करनी है, ठीक है। तो हम उसको ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करें। एज आपको पता है कि टेंटेटिव डेट जो है आ चुकी है और कोर्स 506 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो हमारी एनआईओएस लर्निंग सीरीज़ है उसमें ऑलरेडी जो एनआईओएस का कोर्स है 501 और 502 वो मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है। करा तो 503 भी रखा है बट वो अभी हमारे काम का नहीं है। तो आई होप आपने इस वीडियो को देखने से पहले वो जो 501 का कोर्स है उसका सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक देखना है आपको, ठीक है। स्टार्टिंग के सिर्फ चार चैप्टर देखने हैं, पूरी बुक नहीं देखनी। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। और एज यू नो 502 हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूरी जो बुक है उसमें अप्रॉक्स 16 चैप्टर हैं, तो आपने वो सारी कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। तभी आप 501 और 502 के बाद 506 पर हैं। तो ठीक है, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अपनी एनआईओएस में केवीएस के लिए अभी हम ये कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनआईओएस कोर्स 501 का चैप्टर 1, 506 का चैप्टर 1 जो कि है बच्चों को समझना, ठीक है। मैंने सोचा कि इसमें जो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको हाईलाइट कर दूं, बट जब ये चैप्टर पढ़ा तो ऑब्वियसली इसमें ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो पहली बार पेपर आने वाला है, नया पैटर्न होगा, हमें नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि देखो डीटीपीएल एसबी में हमें अंदाज़ा लग गया था कि हाँ भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या क्या चीज़ें हैं, बट इसमें हमें नहीं पता। तो मैंने सोचा कि फिर कुछ भी नहीं छोड़ते, सारा एक बार सारी चीज़ देख लेते हैं, ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम उसको करने के एबल रहें, मीन्स हम उसको कर पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और वैसे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बट यस जितना भी है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों को समझना, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वृद्धि एंड विकास क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है ये आप सब लोग पढ़ते ही आ रहे हो। जो आपने साइकोलॉजी अपनी पढ़ी होगी सीटेट के टाइम पे या डीटीपीएल एसबी के टाइम पे या कोई भी टीचिंग एग्जाम आपने दिया होगा तो आपने बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। और उस चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला ही चैप्टर होता है हमारा वृद्धि एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो वो भी इसमें ही है। बट ये आप ये सोचो कि ये चैप्टर तो बहुत आसान है, मुझे आता है वृद्धि एंड विकास, तो इसको पढ़ने से पहले मैंने भी यही सोचा था, ठीक है। जब मैं डीटीपीएल एसबी की प्रिपरेशन कर रही थी मैंने भी यही सोचा था, बट यस हमें पढ़ के तो जाना ही था। तो जो भी इस चैप्टर को मैंने पढ़ा तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी। मीन्स अगर आप देखो ना तो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंतरिक कारक और बाह्य कारक ऐसे हैं बच्चे की वृद्धि एंड विकास को प्रभावित करने वाले, जिसमें से डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हम उसको गलत करते हैं। तो जो आंतरिक कारक बाह्य कारक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है देखो, हम वृद्धि एवं विकास में अंतर पढ़ेंगे, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। और विकास के बीच संबंध पढ़ेंगे, वृद्धि एवं विकास को कारक पढ़ेंगे, वृद्धि एवं विकास के स्तर पढ़ेंगे। उसके बाद वृद्धि के स्तर शैशवावस्था से बचपन तक और उनके तात्पर्य, मीन्स वृद्धि कैसे कैसे होती है। जैसे जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो बहुत स्पीड इंक्रीज हो जाती है उसके बढ़ने की, उसके हाइट बढ़ने की, वेट बढ़ने की। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थोड़ा सा धीरे 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 करके बच्चा बढ़ता है। लेकिन जैसे बच्चा किशोरावस्था में आता है एकदम से स्पीड फिर से डबल हो जाती है, एकदम से स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, यही सारी चीज़ें। तो हाँ, इस पैराग्राफ को आप छोड़ सकते हो। इसमें लिखा गया है कि जब आप बच्चा वृद्धि एवं विकास को सही रूप दोगे तो ही बच्चे की अच्छे से परवरिश होगी। सारी चीज़ें हम छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि विकास एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के पेट में आने से लेकर के बच्चे के जन्म तक चलता ही रहता है, और जब तक वो मर नहीं जाता वो चलता रहता है। कहते हैं ना बॉम्ब टू टॉम्ब, मीन्स जन्म से लेकर मरने तक। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और इसमें हमारे उद्देश्य क्या है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो। फिर अब इसमें स्टार्ट होता है कि वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, तो यहाँ पे आपको ये अंतर दिया हुआ है। पहला तो है वृद्धि। तो वृद्धि आपको पता है जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं नाप सकते हैं, वो हमारी वृद्धि होती है। जो चीज़ें हम दिखाई देती हैं हमको, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें हम विजिबल होती हैं, ठीक है, हम विजिबल कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है विकास में जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं,
महसूस कर सकते हैं, या जो हमें बाय किसी के बिहेवियर से पता चलती हैं। ठीक है, जब कोई जैसे कि बहुत बड़ा बच्चा है वो हमारे सामने आता है, अच्छा 20-25 साल का बच्चा होगा, वो हंसी मजाक कर रहा है तो कहते हैं यार कितना पागल है, क्या बेवकूफ़ लड़की है यार, इस टाइम पे उछल कूद कर रही है, क्योंकि हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मैच्योर हो चुकी है, उसका डेवलपमेंट हो चुका है। तो अगर वो ऐसी चीज़ें करती है तो हमको लगता है यार क्या है। तो ये क्या होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं विकास में। ठीक है, अब थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। आकार में बढ़ोतरी, ऊंचाई, भार और लंबाई, जिनमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है वो बुद्धि कहलाता है। ठीक है, फिर है रूप और आकार में परिवर्तन, रूप में और जो उसके आकार में परिवर्तन आता है वो क्या होता है, वो गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं, उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, तो मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है, वृद्धि, और विकास में क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। और यस, एक जो विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो वृद्धि एक इसका पार्ट होता है। ठीक है, इसका एक पार्ट होता है, जैसे आपके घर होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो विकास क्या है, पूरा का पूरा आपका एक घर है और उसका एक फ्लोर है आपकी वृद्धि। ठीक है, अब वृद्धि क्या है, देखो वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, और विकास शारीरिक परिवर्तनों को दिखाते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को भी दिखाता है, जो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये विकास दिखाता है, और इसमें प्लस ये शारीरिक परिवर्तन भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब ये मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धि क्या है, विकास का एक अंश होता है, इसका एक पार्ट होता है, और विकास परिवर्तनों को संपूर्णता से संबोधित करता है। ठीक है, मीन्स कि इसके साथ साथ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। वृद्धि क्या है, मैचुरेशन के साथ, मतलब परिपक्वता के साथ रुक जाती है, जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं तो उसके साथ जो परिपक्वता है वो रुक जाती है। लेकिन जो विकास क्या है, जीवन के विस्तार तक अनवरत चलता ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य भी है। जो हमारा शारीरिक परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, हम उसे माप सकते हैं, ये इसके योग्य होता है। गुणात्मक परिवर्तन या जो विकास होता है वो अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं होता, मतलब इसको हम माप नहीं कर सकते, इसको बस हम फील कर सकते हैं। राइट, फिर है जैसे विकास, वृद्धि जो है विकास में आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती, भाई मर्जी है। ठीक है, मर्जी है, वो उसके अंदर आए ना आए, जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, एक स्पीड से हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, इसके बीच में हमारी वृद्धि अपने आप ही एक स्पेस ले भी सकती है, और हो सकता है कि वृद्धि कहीं पे रुक जाए और विकास हमारा चलता रहे, तो ऐसे इसमें हो सकता है। फिर क्या है, विकास व्यक्ति की क्रियाशीलता में सुधार करके वृद्धि को शामिल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, ये टोटली विकास की मर्जी होती है। जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो सेम चीज़ हमने अभी वृद्धि के लिए करी वो हमारी विकास पे भी लागू होती है। ठीक है, अब क्या है, हमने थोड़ा सा वृद्धि एवं विकास के अंतर पढ़ा। ठीक है, अभी हमने क्या है, वृद्धि एवं विकास में अंतर अभी हमने पढ़ा, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बट इसमें क्या है, अभी हम पढ़ने वाले हैं सिद्धांत। तो यहाँ पे वृद्धि एवं विकास के 9 सिद्धांत दिए हुए हैं। वैसे जब आपने CTET उसकी प्रिपरेशन करी होगी, आपने पढ़े होंगे 14 सिद्धांत। ठीक है, 14 प्रिंसिपल होते हैं, 14 प्रिंसिपल ही मैक्सिमम है, मीन्स आप कहीं भी देखोगे ना किसी भी बुक में आपको हाईएस्ट ये आपको 14 ही मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे 9 डिस्कस करे हुए हैं, और वही सेम जो सिद्धांत आपने पढ़े हुए हैं ये वही है। ठीक है, बट यस यहाँ पे मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिया हुआ है, विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है। ठीक है, अनुमान का प्रतिमान करता है, मतलब कि हर एक में जो विकास होता है ना सेम पैटर्न में होता है। ठीक है, सेम पैटर्न में होता है कि जैसे बच्चा है, पहले उसका सर बनेगा, फिर उसका दिल बनेगा, फिर उसकी धड़कन आएगी, फिर उसका पूरी बॉडी का पार्ट बनेगा, तो ये पैटर्न सब में ही होता है। ठीक है, बढ़ने या घटने की स्पीड जो है वो अलग अलग हो सकता है, विकास सब में विकास की गति अलग अलग हो सकती है, बट जो एक अनुमान होता है ना, अनुमान यानी प्रतिमान मीन्स पैटर्न, ये जो पैटर्न होता है वो सारे बच्चों में सब सेम ही रहता है, बच्चों में क्या, सब में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जन्म और पूर्व और जन्म के पश्चात मानव सत्ता का विकास एक प्रतिमान या एक सामान्य क्रम का अनुकरण करता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं, शारीरिक विकास, गति या भाषा का विकास और बौद्धिक विकास, ये एक निश्चित क्रम में स्थान लेते हैं। ठीक है, बच्चे का पहले फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, ये सारा होता है। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत से मतलब क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि मान लो कोई भी बच्चा है, ठीक है, कोई भी बच्चा है तो उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन की मतलब डेवलपमेंट की डायरेक्शन वो क्या हो सकती है, मतलब किस तरफ बच्चे का विकास हो सकता है। ठीक है, यही होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ये 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का सिद्धांत है। यहाँ पे ना एक का नाम मेंशन नहीं है, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सो डोंट वरी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी डेफिनेटली। तो क्या है, देखो
विकास की दिशा शीर्ष पाद पुच्छी के साथ साथ प्रॉक्सिमल डिस्टल दिशा में है। विकास की दिशा सिर से पुच्छ की ओर है। उदाहरणार्थ लंबाई में अक्ष शीर्ष पाद पुच्छे कहलाता है। तो यहाँ पे वर्ड जो है थोड़ा सा बड़ा दिक्कत वाला है, तभी मैं कहती हूँ जो हमारी टर्मिनोलॉजी है ना, अगर वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी ना तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बट जो साइकोलॉजी की टर्म्स होती हैं, जो मैथ्स की टर्म होती है ना, मैं हमेशा इंग्लिश में पढ़ना प्रेफर करती हूँ। तो वो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे काम कर जाता है। पेपर में भी कहीं अटकती हूँ तो यहाँ इंग्लिश की मैं हेल्प ले सकती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी ये सजेशन है कि अगर आप हिंदी से हो ना, तो ये जो टर्म्स होती है ना, इनको आप इंग्लिश में रखो अपने लिए प्रिपेयर, किसी के लिए ना सही अपने लिए। सो इट विल हेल्प यू। ओके, आपको सब लगेगा कि हाँ पेपर में इनकेस कहीं दिक्कत आती है तो आप उसको कर पाओ। ठीक है, तो हमारे एक जो दिशा होती है वो प्रॉक्सिमल डिस्टल होती है। प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब यहाँ पे तो खैर बहुत खतरनाक वर्ड दिया हुआ है, शीर्ष पाद पूछिए। शीर्ष पाद पूछिए मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, सिर से, ठीक है, सिर से पैर की ओर जो हमारा होता है वो होता है शीर्ष पाद पूछिए, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, या जो प्रॉक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन हम इसको बोल सकते हैं। और एक होता है हमारा केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि ओर के वो इसको नाम दे दिया प्रॉक्सिमल डिस्टल। मीन्स एक तो सिर से पैर की ओर, एक होता है केंद्र से परिधि की ओर। मान लो ये आपका केंद्र है, यहाँ से मेन आपका पहले यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, फिर वो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ बढ़ेगा, मतलब केंद्र से परिधि की ओर। ये परिधि होती है ना हमारी पूरी, तो केंद्र से परिधि की ओर हमारा डिस्टेंस बढ़ता है। तो एक तो हमारा ये होता है, ठीक है, ये होता है, बट इसका नाम इसमें प्रॉक्सिमल डिस्टल दे रखा है। ये प्रॉक्सिमल डिस्टल नहीं होता है, इसका नाम होता है कैसोफोडल, सैसोफोडल, हाँ सैसोफोडल इसका नाम होता है इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में तो यही नाम है केंद्र से परिधि की ओर, बट जो केंद्र से परिधि हमारा विकास की दिशा होती है हम इसको बोलते हैं कैसेफोडल। और जो हमारा ये होता है शीर्ष पाद पूछिए या सिर से पैर की ओर, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, तो यही है, इसमें आपको यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले बच्चा अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, फिर छोटी मांसपेशियों पर। ठीक है, यानी पहले मेन बिंदु, फिर वो बढ़ता है इस तरफ। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है, पहले सर का विकास होता है, फिर बच्चा भुजाओं पे, पहले बच्चा सिर पर नियंत्रण प्रदान करता है, फिर भुजाओं और पैरों पर नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक है, सो इसमें यही है। नेक्स्ट है सतत विकास। आपको पता है विकास एक गर्भाधान मतलब चलने वाली प्रक्रिया है हमेशा, जो मैंने बोला बॉम्ब टू टॉम, गर्भाशय से समाधि तक, यानी जैसे बच्चा पेट में आता है और जब तक वो मर नहीं जाता उसका जो विकास है वो चलता रहता है। ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ है वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको पता है वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। कभी तो हमारी जब हम बच्चे एज अ बच्चे जब हम पैदा होते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है, कहते हैं बच्चा दिन और रात बढ़ता है, बट जब बच्चा बचपन वाली स्थिति में आ जाता है तो थोड़ा सा जो वृद्धि है वो रुक जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर किशोरावस्था में आकर के एकदम से स्पीड तेज हो जाती है। तो सेम ऐसे विकास के साथ होता है कि वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस की मतलब हर कोई हर जैसा एक जैसा नहीं हो सकता ना। आप पढ़ाने में अच्छे हो सकता है कोई पेंटिंग में अच्छा हो, कोई ड्राइंग में अच्छा हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई एक्टिंग में अच्छा हो, कोई मॉडलिंग में अच्छा हो। तो ये क्या होता है कि ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ये तो खैर हो गई एट्रीब्यूट्स की बात या जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं उसकी बात, बट जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि किसी किसी की वृद्धि बहुत जल्दी होती है, किसी की बहुत स्लो होती है, किसी का डेवलपमेंट बहुत धीरे होता है, किसी का बहुत फास्ट होता है। तो ये भी होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस है। यही तो रीज़न है कि हम सारे लोग एक जैसे नहीं दिखते, भले ही सबके पास कॉमन चीज़ें हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 नाक, सारी कॉमन चीज़ें, बट स्टिल क्या होता है इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पाया जाता है। जैसे विकास के संदर्भ में विभिन्न आयामों में विकास का दर और गुण व्यक्ति से भिन्न होता है। लड़कों और लड़कियों के बीच वृद्धि दर में अंतर होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां पहले परिपक्व होती हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां सामान्यतः अधिक मोटी होती हैं। लड़कियां मोटी होती हैं, लड़के मोटे होते हैं। चलो ध्यान रखना, ठीक है, ये लाइन अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो बुक से आएगा सीधे सीधे। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां सामान्यतः अधिक मोटी होती है। लड़कियों का शरीर गठन उनकी उम्र के अनुसार अधिक बड़ा दिखता है और आसानी से घरेलू कार्यों को करने का उत्तरदायित्व उठा लेता है। पता नहीं दे रखा है, खैर घर का दायित्व, खैर छोड़ो। छठा है हमारा विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। तो ये तो विकास तो आपने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास का जो प्रसार है, जो विकास जो फैलता है या विकास जो स्प्रेड होता है वो विशिष्ट से सामान्य होता है, तो सामान्य से विशिष्ट होता है। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन निगमन जब आपने करा होगा है ना, उसमें भी होता है ना विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। एक वर्ड आगे पीछे करने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, एक क्वेश्चन एक ध्यान रखना। इसलिए सामान्य से विशिष्ट होता है हमारा विकास का प्रसार। प्राय विकास के सभी अवयवों में प्रतिक्रियाएं पहले सामान्य होती हैं, बाद में विशिष्ट हो जाती हैं।
भाषा विकास के केस में बच्चा पहले भिन्न शब्दों, अक्षरों और तुतलाने की ध्वनियों को बोलता है। उसी प्रकार छोटी वस्तु को देखने से पहले वह बड़ी वस्तु को देखता है। इसका तात्पर्य है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, मीन्स पहले बड़ी को देखेगा फिर छोटे पे आएगा। तो बड़ी वस्तु क्या है, सामान्य, फिर स्पेसिफाई छोटी चीज़ों पे आएगा तो सामान्य से विशिष्ट चीज़ों को वो देखेगा। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत की भैया पैटर्न तो एक ही है ना, एकीकरण इसी तरीके का सब में होगा। एकीकरण यही है कि सारे अंग पार्ट जो भी हमारे एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, सामान्य प्रतिक्रियाओं, इसमें क्या होता है कि सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर आगे बढ़ते हुए पुनः विशिष्ट प्रतिक्रियाओं संपूर्णता में एकीकृत हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि गति संचालन संपूर्ण से एक अंक की ओर पुनः एक अंक से संपूर्णता में स्थान लेता है। मीन्स देखो कुछ नहीं, ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत की मीन्स मान लो हमारा हाथ डेवलप हो रहा है तो उसके फिंगर्स आपस में सारी जुड़ी हुई है ना, तो हमारी फिंगर्स का विकास होगा, फिर हमारे हाथ का विकास होगा, वो फिर हमारी कलाई तक जाएगा, हमारी कोहनी का विकास करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक अंक दूसरे अंक से जुड़े रहते हैं, मतलब एकीकरण का सिद्धांत, ये सारे आपस में जुड़े रहते हैं। फिर हमारा अंत्य संबंध का सिद्धांत। अंत्य संबंध क्या होता है, यही सारी चीज़ें अपने एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड रहती हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी भी रहती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी रहती हैं। हम एक अंग का विकास करे बिना या किसी एक चीज़ का विकास करे हुए बिना दूसरे का जो विकास वगैरह है उसको नहीं सोच सकते, क्योंकि सारे अंत्य संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। मीन्स एक दूसरे का विकास होना दूसरे के विकास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही इस सिद्धांत का मतलब है कि अंत्य संबंध का सिद्धांत। अंत्य संबंधों के कारण बच्चे के विभिन्न पहलुओं में विकास एक दूसरे पर आश्रित है। सामाजिक पहलू में एक व्यायाम का विकास भावात्मक विकास को प्रभावित करता है और प्रभाव में विकास के सभी पहलू एक दूसरे के साथ संबंध है या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और लास्ट भविष्यवाणी। तो ये आपको पता है कि भविष्य का जो बच्चे का वृद्धि है वो किस हद तक और विकास किस हद तक किया जा सकता है, उसका कितना डेवलपमेंट हो सकता है, उसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चे की वृद्धि और विकास का दर भविष्य के या तो शारीरिक या बौद्धिक अनुमान का क्षेत्र देता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है इतना सेंटीमीटर की हाइट गेन कर लेगा, इतने मीटर का हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ ये एक पैराग्राफ है, आप लोग चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें से क्वेश्चन आता भी है तो आप कॉमन सेंस से आराम से अपना कर सकते हो, तो यस आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर है इसके बाद हमारा वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में कुछ करो ना करो ये ज़रूर करके जाना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, क्योंकि हमें जो लगता है जो बाह्य कारक है जबकि वो इसमें आंतरिक कारक होता है, और जो आंतरिक कारक लगता है ना वो बाह्य कारक होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास को दो तरीके के कारण प्रभावित करते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो अभी हम आंतरिक कारकों को पढ़ने वाले हैं कि अंतर वाले कारक कौन से होते हैं। तो ये 5 कारक होते हैं और इसमें से ही क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कारक नहीं है। सॉरी, ये नहीं पूछते कि कौन सा कारक है, बल्कि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कारक नहीं है। तो हमें सारे याद होने चाहिए, 5 नाम है, अच्छे से इसको याद कर लो। वह सभी तथ्य जो व्यक्ति के अंदर स्थित है, जो भी चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, आंतरिक कारक कहलाती हैं। जो व्यक्ति के अंदर है ऑब्वियसली वो आंतरिक कारक है। तो क्या है, अनुवांशिक कारक, इसके साथ ही बच्चा पैदा होता है, बच्चे के अंदर ही होते हैं। जैविक या संवैधानिक कारक, बुद्धि, भावात्मक कारक और सामाजिक प्रकृति। ठीक है, बुद्धि, भावात्मक कारक, सामाजिक प्रकृति, तो ये सारे क्या है, आंतरिक कारक है। तो कौन कौन से 5 कारक है हमारे, अनुवांशिक कारक, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आप लोग खुद से रिवाइज कर पाओ। तो क्या होता है, अनुवांशिक कारक, जैविक कारक, बुद्धि, भावात्मक कारक और सामाजिक प्रकृति। ठीक है, तो ये हमारे 5 कारक होते हैं। फिर अब इनको थोड़ा सा डिटेलिंग में करते हैं कि क्या होता है अनुवांशिक कारक। तो अनुवांशिकता वही है जो हमें पेरेंट्स से मिलती है, हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिलती है, उनके पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है। मीन्स जो हम एक हमारे पेरेंट्स का हेरिडिटी एज अ हेरिडिटी 1/3 1/10 लेकर के आते रहते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुवांशिक कारक अपनी भूमिका माँ के गर्भाशय में संकलन के समय निभाती है। संतान में उसके तात्कालिक अभिभावक से जीन और गुणसूत्रों के रूप में जो अंतरित होता है और इस समय अनुवांशिक योगदान को संस्थापित करता है। ये योगदान वास्तविक प्रारंभ बिंदु मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं, ऊंचाई होता है, आभार, आँखों की त्वचा का रंग, बाल के लक्षण, सभी ये इन सब के द्वारा प्रभावित होते हैं। और हो सकता है कि ये सब चीज़ें हों भी या नहीं। शारीरिक संरचना, संवाहिक प्रणाली, किसी की संवैधानिक बनावट से वस्तुएं, शारीरिक रसायन, शारीरिक विकास एक विस्तार है जो अनुवांशिक तथ्यों द्वारा निर्धारित होता है। देखो, अनुवांशिकता में हो सकता है आपकी मम्मी का कलर ब्राउन है आंखों का, तो आपका कलर भी ब्राउन हो जाए, हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। बट इनकेस मान लो कि आपकी मदर को कुछ प्रॉब्लम है, जब वो प्रेग्नेंट थी उनको कुछ प्रॉब्लम है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो जब बर्थ को देते हैं वो बच्चे को, तो हो सकता है कि वो जीन्स के थ्रू उनके बच्चे के अंदर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। जैसे जो आपने देखा होगा, जो मोस्टली कपल जो बहरे होते हैं, गूंगे बहरे, जो बोल और सुन नहीं सकते, तो जब वो किसी संतान को जन्म देते हैं ना, तो उनके
जो चांसेस रहते हैं 90% ये रहते हैं कि उनकी जो संतान होगी वो भी सुन नहीं पाएगी या बोल नहीं पाएगी, ठीक है, क्योंकि कहाँ से आता है, ये जीन्स के थ्रू आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जैविक और संवैधानिक कारक। जैविक कारक जो उस हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का जो रचना है, जो बॉडी के रसायन हैं, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी है, उनको कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें, जैसे जो मैं अभी आपको बहरे और ना बोलने वाले का एग्जाम्पल दे रही थी, तो सेम ऐसी यहाँ पे क्या है, जैविक संरचना में क्या आता है, हमारी बॉडी की बनावट का, तो सेम इसमें ही आता है। तो ये क्या है, ये एक बच्चे की संवैधानिक बनावट, कायिक संरचना, शारीरिक संरचना और शरीर रसायन उसकी वृद्धि और विकास का उसके संपूर्ण जीवन में प्रभावित करता है, ठीक है। अब इसको निम्नलिखित जैसे हम इसको पढ़ते हैं, मैं सोच रही हूँ मैं आपको समझा दूँ, बट स्टिल मैं उसके बाद भी ना ये लाइनें पढ़ रही हूँ, क्योंकि नहीं पता हमें कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और इसमें से क्वेश्चन आएगा अगर हमने एक बार पढ़ रखा है तो ये हम डेफिनेटली ज़्यादा श्योर होंगे उसका आंसर लगाने में, राइट। सो अब इसमें क्या है, देखो, एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है या जिसमें आंतरिक विकृतियां हैं से उसके सामान्य शारीरिक वृद्धि और विकास के क्रम में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है ना। जैसे कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, या फिर मान लो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर हम उससे एक्सपेक्ट करें कि भाई तू फुटबॉल खेल, तू क्रिकेट खेल और लोगों की तरह उसमें परफॉर्मेंस कर, तो अब ऐसा नहीं हो सकता ना, हम ऐसे नहीं कर सकते ये चीज़ें। वह प्राय बीमारी से ग्रस्त रहता है, जो न केवल उसकी शारीरिक बाधा को बाधित करता है बल्कि अन्य क्षेत्रों में मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक में उसको प्रभावित करता है, ठीक है। फिर सेकेंड है स्नावायिक प्रणाली, जो शरीर की गति संरचना को नियंत्रित करता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में बच्चे की वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंतःस्रावी या वाहिनीहीन ग्रंथियां जन्म से एक व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। शरीर का रसायन इन ग्रंथियों द्वारा संचालित होता है। इन ग्रंथियों में से प्रत्येक अपने रसायन स्रावित करती है, जिनको हार्मोन कहा जाता है। ऑब्वियसली हार्मोन का हमारी ग्रोथ में बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारी हाइट बहुत अच्छी है, मीन्स बहुत अच्छी जा सकती है, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बट हम डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी बॉडी अलग तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है। तो वो क्या करता है, जो हमारी ग्रोथ वाले हार्मोन्स होते हैं वो उसके नीचे के दबते कहीं रह जाते हैं और हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, देखो, यह हार्मोन खून में जाकर समस्त शरीर में संचरित होते हैं। वह उन सभी ऊतकों को प्रभावित करते हैं जिन पर शरीर प्रणाली, भावात्मक क्रियाएं और विचार निर्भर करते हैं। अतः वाहिनीहीन ग्रंथियों के कार्य एक व्यक्ति की बुद्धि एवं विकास के विविध पहलुओं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक और नैतिक, इन पर अलग तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। सारी चीज़ें है ना, ऑब्वियसली डालेगी ही। तो संतुलित वृद्धि एवं विकास के लिए इन ग्रंथियों का समान कार्य अनिवार्य है, इनका सामान्य रूप से काम करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है, एक गंभीर असमानता उत्पन्न हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर ही, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी बॉडी में जैविक संरचना हमारी बहुत सही रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि। अब बुद्धि तो ज़रूरी, आपको पता ही होगा, बिने ने, स्टैनफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, गोल्डमैन ने, स्पेयरमैन ने, कितने सारों ने इसकी डेफिनेशन दी है, एक बार उनको भी ज़रूर पढ़ के जाना। और बुद्धि क्या है, बुद्धि सीखने की योग्यता, सही समय पर सही निर्णय लेने और समायोजित करने के रूप में एक बच्चे की संपूर्ण वृद्धि एवं विकास में सार्थक भूमिका, ये आपको पता है। ये उनके सामाजिक व्यवहार, नैतिक निर्णय और भावात्मक वृद्धि को प्रभावित करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी भावनाओं पर तार्किक नियंत्रण करने को कहा है, कि अपने जो फीलिंग्स होते हैं ना, हमको उसको लॉजिकल कंट्रोल करके रखना चाहिए, और उनके व्यक्तिक और सामाजिक सामंजस्य के साथ जारी करने में सक्षम पाया है। इस प्रकार एक बच्चे का जो शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक और भाषाई विकास उसकी वृद्धि के स्तर से बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो प्रभावी और नियंत्रित होता है जो हमारे बच्चे का, जो हम लोग हैं, हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या मोरल डेवलपमेंट है, सारा हमारे किस पे डिपेंड करता है, हमारी बुद्धि से। अगर हमारी बुद्धि सही जगह पे, सही ट्रैक पर, सही डायरेक्शन में काम करेगी तो हम उस फील्ड के मास्टर हो जाते हैं, ठीक है। बट हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमारी बुद्धि नहीं हमारे साथ दे रही, मीन्स कि हम कुछ और करना चाह रहे हैं, सोचते कुछ है और हमारे दिमाग में चल कुछ और रहा है। इस टाइम पे मान लो आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, कैसे होगा, क्या पढ़ना है। बट हो सकता है आपके दिमाग में कुछ अनशन थॉट चल रहे हो, कुछ और थॉट को चल रहे हो, उन्होंने आपकी मेन चीज़ को ओवरकम कर लिया हो। तो इस तरीके से हमारे जो सारे डेवलपमेंट होते हैं ना, हमारी बुद्धि के द्वारा कंट्रोल होते हैं। फिर एक और है आंतरिक कारक, भावात्मक कारक। तो एक व्यक्ति के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने में भावात्मक कारण जैसे भावात्मक सामंजस्य, परिपक्वता एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे एक बच्चा जो नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, क्रोध, ईर्ष्या आदि से दबा हुआ है, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और भाषाई विकास प्रतिकूल से प्रभावित होता है। तो ऑब्वियसली एक डेवलपमेंट का असर हमारे सब पे पड़ता है ना, सारी चीज़ों पर, क्योंकि ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं सारी चीज़ें।
यदि एक व्यक्ति अपनी भावनाओं पर तार्किक नियंत्रण नहीं कर सकता तो वह वृद्धि एवं विकास में निश्चित ही कस पाता है। ऑब्वियसली हो सकता है जब आप खुश होते हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, या जब आप रोने लगते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रो लेते हो, है ना, तो उससे हमारा डेवलपमेंट में बाधा आती है। फिर है सामाजिक प्रगति, एक 50 है, ये 6 इन्होंने मतलब गलतियाँ काउंटिंग में है। एक व्यक्ति का समाजीकरण उसकी वृद्धि एवं विकास के अन्य पहलुओं में सामंजस्य और उन्नति प्राप्त करने में सहायता करता है। ऑब्वियसली अगर हमारा जितना सोशल ग्रुप होगा उतना हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हम उतने अच्छे से किसी और से या किसी एक सोशल ग्रुप में अनफेमिलियर सिचुएशन में कम्युनिकेट करने में हो पाएंगे ईजी। अदरवाइज हम तो किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे, है ना, अगर हम सोशल नेचर के नहीं हैं तो इसी वजह से क्या है, वह अपने वातावरण से अपनी सामाजिक प्रगति के माध्यम से सीखता है जो उसकी वृद्धि एवं विकास के लिए वर्तमान से हो सकता है। अब है हमारे बाह्य कारक। ठीक है, बाह्य कारक में भी सबसे इम्पोर्टेंट है माँ के गर्भाशय में वातावरण। हमें क्या लगता है ये तो माँ के पेट में है, माँ के पेट में तो माँ के अंदर है तो ये आंतरिक कारक है ना, हमेशा ही टिक करते आते हैं बाह्य कारक में। माँ के गर्भाशय का वातावरण क्या होता है, आंतरिक, बट नहीं, ये बाह्य कारक है। ठीक है, ये एक बाह्य कारक है क्योंकि गर्भाशय में जो उसको पोषण मिलेगा ना वो बाहर से मिलेगा, सारी चीज़ें बाहर से इफेक्ट होंगी, इसीलिए एक बाह्य कारक है। ठीक है, जो पोषण एक बच्चे को उसकी माँ के गर्भाशय में संकल्पन से लेकर जन्म तक उपलब्ध होता है वह उसकी वृद्धि एवं विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इस अवधि से संबंधित कुछ कारक नीचे उद्गृत हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, गर्भाशय के दौरान माँ का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, तो ये तो बाहर से डिसाइड होगा ना। गर्भाशय में एक या अधिक बच्चे हो रहे हैं तो मतलब बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे को एक न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो दोनों बच्चों में डिवाइड हो जाता है, दोनों में जाता है। यही रीज़न रहते हैं कि जब भी ट्विंस पैदा होते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके कमज़ोर रहने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि जो माँ का न्यूट्रिशन है माँ तो उतना ही खाएगी, थोड़ी ज़्यादा भी भूख लगेगी, बट वो जो उसका न्यूट्रिशन है वो दोनों बच्चों में डिवाइड होगा। गर्भाशय में भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता और मात्रा, हानिप्रद विकिरण या किरणों से भ्रूण प्रभावित हुआ है या नहीं। ठीक है, जैसे जो हम जाते हैं मेट्रो वगैरह में, वो जो रेस से हमें करा जाता है तो उसकी हानिकारक किरणें होती हैं, तो जब प्रेग्नेंट होती है ना लेडी तो मूवी वगैरह देखने जाती है, मेट्रो में जाती है, तो उसको नहीं करा जाता है वो, क्योंकि हानिकारक किरणें होती हैं, उससे नुकसान पहुंचता है। सामान्य असामान्य प्रसव, नॉर्मल डिलीवरी या फिर मतलब कैसा है, गर्भाशय में कोई बच्चे को नुकसान या दुर्घटना तो नहीं हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर क्या है, जन्म के बाद उपलब्ध वातावरण, तो जन्म के बाद जब बच्चे का जन्म हो गया तो फिर तो देखो उसका वातावरण बाहर ही है। ठीक है, तो बाहर में क्या डिपेंड करता है कि उसके जीवन में दुर्घटनाएं एवं घटनाएं क्या हुई हैं क्या नहीं, कि मान लो कोई बच्चा कहीं से गिर जाता है और उसके शरीर में या सर में चोट लग जाती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उससे दिक्कत हो जाएगा, या कोई ना कोई हो सकता है बाधा, उसको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ जाए। जैसे छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लो कभी कभी दुर्घटना हो गई, बच्चे की वोकल में कुछ प्रॉब्लम आई, बच्चा बोल ही नहीं पा रहा, बच्चा कहीं से गिर गया, उसके सर में चोट लग गई, तो वो फिर ऐसा दिमाग हो गया कि बच्चा जो उम्र है बच्चे की, मतलब मेंटली एज जो है वो वहीं रुक गई और फिजिकली वो ग्रोथ करता जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी जो क्रिटिकल टाइम होता है बच्चे के पैदा होने से लेकर जन्म तक का और जन्म के 2 साल के बाद तक का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें उसको लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत कर सकती हैं। फिर एक तो होता है जीवन में दुर्घटना एवं घटनाएं बच्चे के होने के बाद, फिर है भौतिक वातावरण, चिकित्सीय देखभाल और पोषण की गुणवत्ता, कि जैसे बच्चे को बीमार है तो डॉक्टर की सुविधा मिल पा रही है या नहीं, भौतिक वातावरण कैसा है, बच्चे को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, जैसे जो सारी चीज़ें चाहिए वो बच्चे को मिल पा रहा है या नहीं। फिर नेक्स्ट है कि सुविधाओं की गुणवत्ता और सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा प्रदत्त अवसर, कि बच्चों को कल्चरली ग्रोथ करने के कितने चांसेस मिल रहे हैं, समाज में उसको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उसको जो बेसिक नीड्स होती हैं रोटी कपड़ा मकान वो मिल पा रहा है या नहीं, किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ रहा, या उसको अपनी इच्छाएं मार करके कुछ और काम करना हो। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और इसमें हम थोड़े से एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे एक बच्चे द्वारा प्राप्त पैतृक एवं पारिवारिक देखभाल, अभिभावकों परिवार की आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति कैसी है, पड़ोस और आसपास के वातावरण की गुणवत्ता कैसी है, बच्चे द्वारा प्राप्त विद्यालय गुणवत्ता कैसी है, टीचर आते हैं सो के चले जाते हैं या फिर पढ़ाते भी हैं, एक बच्चे के सहपाठियों के संबंधों की गुणवत्ता कैसी है, एक बच्चे उसके परिवार को उसकी जाति धर्म राष्ट्रीय या नागरिकता से संबंधित उपलब्ध व्यवहार की गुणवत्ता कैसी है, एक बच्चे को उपलब्ध शैक्षिक और व्यावसायिक सुविधाओं और अवसरों की गुणवत्ता कैसी है ना। फिर सरकार कानून और समुदाय के संगठन की गुणवत्ता जिससे एक बच्चा संबंध है, देश की शक्ति और स्थिति की गुणवत्ता जिससे बच्चा संबंधित है। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो आंतरिक कारक में आपने 5 कारक पढ़े, जिसमें था बुद्धि, सामाजिक प्रकृति और भावात्मक स्तर,
और 2 आंतरिक संरचना और आनुवंशिकता, जैविक संरचना और आनुवंशिकता। और इसमें हमने 2 ही पढ़े, बाह्य कारक यानी माँ के गर्भाशय में, और उसके बाद में जो स्थान है वो उसमें, लेकिन हमने बहुत पॉइंट पढ़े। जैसे क्या पढ़ा हमने, जो बच्चे का बाहर जब आता है तो दुर्घटनाएं कहाँ तक होती है, सांस्कृतिक कल्चरल उसका कैसा है, कैसा एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, पोषण मिल रहा है नहीं मिल रहा, फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक नीड्स हैं या नहीं। ठीक है।